Good morning everybody. Welcome to Akash Agarwal classes. I am Professor Karan Agarwal. हम लोग साइंस 2 चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1. यस, आप लोगों को याद रहेगा हमारा फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का हम लोगों ने कल देखा था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1, जहां पर मैंने आप लोगों को फूड के बारे में कुछ चीजें समझाई थी कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स फूड को समझते हैं, पहचानते हैं एंड फूड बॉडी के लिए, एक्चुअल ह्यूमन बॉडी के लिए फूड क्या है, क्यों फूड जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, व्हाट आर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस व्हिच आर वर्किंग इन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर एंड क्योंकि ये सारे के सारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, इसके लिए इन सब लोगों को जरूरत रहती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, विच इज एनर्जी. दैट इज वाई एनर्जी प्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी. जिस फंक्शन को निभाने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो करता ही है क्योंकि वो फूड लेकर आता है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन को फिर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था. रेस्पिरेशन इफ यू ऑल रिमेंबर हम लोगों ने देखा था कि 2 लेवल्स पर होता है. एक तो बॉडी लेवल पर जहां पर देयर इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बॉडी जो है सराउंडिंग से ऑक्सीजन को इनहेल करती है एंड सराउंडिंग को ही फिर से कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है. तो ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिस्पेक्टिवली, दिस इज बॉडी लेवल रेस्पिरेशन. फिर आता है सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन. सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन पर जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रहा है वो ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड, हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल to make simpler substances, simpler compounds such as carbohydrates, proteins, fats, minerals, lipids, vitamins, etc. etc. यहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, यूटिलाइज होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, जिस प्रोसेस के बाद बॉडी प्रोड्यूस करती है एनर्जी. This energy is utilized in the various processes which are taking place continuously in the body. ये था हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन. याद है क्या सब लोगों को? इन केस ऑफ, यहां पर एक मस्त लाइन दिया हुआ है, उसको फिर से आप लोगों के लिए रीड करता हूं. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेल्यूलर लेवल, फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड. फूड स्टफ्स जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अंदर जा रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो बन जाएगा एनारोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन. यस, यू ऑल रिमेंबर दिस. फिर हमारे कल के लेक्चर में हम लोगों ने एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखना स्टार्ट कर दिया था, जहां पर हम लोगों ने सिंपलेस्ट वाला इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी वाला कंपाउंड फूड मटेरियल कंसिडर किया था, विच वॉज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसीलिए एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल लिया. कार्बोहाइड्रेट्स में हमने सिंपलर कार्बोहाइड्रेट जो कॉमन कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, उसका एग्जांपल लिया. नाउ वी कंज्यूम ग्लूकोज. हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के नाम पर ग्लूकोज बॉडी में ले रहे हैं. अभी दिस ग्लूकोज अंडरगोस स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन, वन आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर, विच इज नथिंग बट सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम लोगों ने एरोबिक प्रोसेस देखना स्टार्ट किया था, जहां पर 3 स्टेप्स है, आउट ऑफ विच द फर्स्ट स्टेप वाज ग्लाइकोलिसिस. हमारा जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है एरोबिक तरीके से, इन एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन 3 स्टेप्स, ऑफ विच अपना फर्स्ट स्टेप क्या था? ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में ब्रेक डाउन हो रहा है. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, किसका? ग्लूकोज का. ग्लाइकोलिसिस साइकिल स्टार्ट हो रहा है. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इन एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन. डू नॉट फॉरगेट दिस. ये स्टेप हम लोगों ने बहुत मस्त तरीके से पढ़ा था. इसको ढूंढेंगे, करण सर ने कहीं तो भी लिखा हुआ है यहां पर, ये एरिया. इन ग्लाइकोलिसिस फॉर एग्जांपल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, हम लोग अभी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को कंसीडर कर रहे हैं. दिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल अंडरगो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होगा, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होंगे, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल गिव अस व्हाट? विल गिव अस 2 molecules of pyruvic acid. चलो फटाफट रिवाइज करेंगे. 1 molecule of glucose undergoes step by step oxidation.
gives us 2 molecules of pyruvic acid, फिर 2 molecules of NADH2, ये कौन से अंकल है बाद में देखेंगे। 2 molecules of ATP, ये कौन है सर ने सिर्फ बताया है कि ये एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी है। 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of NADH2, 2 molecules of ATP एंड साथ में 2 molecules of water also। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां पर हो रहा है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में, जिसको मैंने ए बोला था, वहां पर हमें ये 4 इंग्रेडिएंट्स मिले, 2 पायरुविक एसिड, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 NADH2, 2 ATP। अभी पायरुविक एसिड हमको मिल गया, 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए। पायरुविक एसिड हमको कौन है क्या है मालूम नहीं है। इस पायरुविक एसिड का हमें कुछ करना पड़ेगा। ये पायरुविक एसिड अगेन अंडरगो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए। याद आ रहा है क्या कल का हमारा डिस्कशन? 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए। हमें इन ऑल कितने पायरुविक एसिड मिले थे? एक ग्लूकोज से हमको 2 पायरुविक एसिड मिले थे क्या नहीं मिले थे? तो 2 पायरुविक एसिड से क्या मिलेंगे? 2 एसिटल कोएंजाइम ए मिलेंगे। सिंपल बात है ना? किसी के मन में अगर डाउट आया रहेगा तो वो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। यहां पर मैंने एक बेसिक आपको रिएक्शन बताया है। एक्चुअली हमको 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स मिले थे, तो दोनों पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए। यहां पर हम लोग सिर्फ एक का एग्जांपल ले रहे कि एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल का होता क्या है। ये सब चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर ही चल रही है। पायरुविक एसिड जो हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर मिला था, इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए। एक पायरुविक एसिड से 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए, उसके अलावा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स अगेन ऑफ NADH2। यहां पर कंप्लीट होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जो फर्स्ट स्टेप है। साइटोप्लाज्म के अंदर एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमारे पास कौन से अंकल लोग हैं? हमारे पास एसिटल कोएंजाइम ए है, यस और नो। फिर ऊपर वाले स्टेप में हमको NADH2 अंकल मिले थे, और यहां पर स्टेप बी में भी मिले थे। देखो ऊपर भी मिले हुए हैं और स्टेप बी में भी मिले हुए हैं, तो NADH2 मिल गया हम लोगों को। फिर ATP जनरेट हुआ था फर्स्ट वाले स्टेप में, ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में। ए जिसको मैंने नाम बोला था, उसमें ATP जनरेट हुआ था क्या नहीं हुआ था? यस। फिर साथ में वाटर जनरेट हुआ था यहां पर, और वेस्ट प्रोडक्ट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी यहां पर जनरेट हुआ था। तो एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहां पर हमारा ग्लाइकोलिसिस खत्म हो जाता है। हो गया हमारा क्विक रिवीजन हो गया क्या नहीं कल के लेक्चर का? यस और नो। ये पूरा रिएक्शन याद आया है सब लोगों को? हम लोग एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन देख रहे हैं, जहां पर ग्लाइकोलिसिस का साइकिल साइटोप्लाज्म में खत्म हो चुका है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे नया आइटम यहां पर जो पैदा हुआ था वो था एसिटिल कोएंजाइम ए। यहां से स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड प्रोसेस, हमारा सेकेंड स्टेप इन सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन, विच इज कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, और ऑल्सो नोन आफ्टर अ साइंटिस्ट एज क्रेब्स साइकिल। इसको याद रखना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन TCA साइकिल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन क्रेब्स साइकिल। वन एंड द सेम थिंग। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेबस में क्रेब्स साइकिल तो था ही नहीं, ये कहां से आया, हमको तो पढ़ाया ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल, वन एंड द सेम थिंग। अभी हमारे पास एसिटल कोएंजाइम में ऊपर वाले रिएक्शन में साइटोप्लाज्म में तैयार हो गया था। अभी होता क्या है, ये जो हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, इसमें सबसे पहले जो एसिटल कोएंजाइम ए था वो आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मेन खिलाड़ी, मेन प्लेग्राउंड के अंदर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया याद है क्या कल बताया था? पावर हाउस ऑफ द सेल। मेन एनर्जी जनरेशन का जो पॉइंट है, जो रूम है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर अभी एसिटल कोएंजाइम ए का एंट्री हो चुका है। अभी एंट्री हुआ है तो कुछ ना कुछ धमाल तो होने ही वाला है, कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होने ही वाला है। जब कभी रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा? सेम चीज यहां पर होने वाला है।
राइट, ध्यान से देखेंगे। TCA साइकिल, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए, बोथ मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल बने थे, याद है क्या? एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड, दो पायरुविक एसिड से दो एसिटल कोएंजाइम ए, तो बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। Both the molecules over here enter what? Enter the mitochondria. Cyclic chain of reactions called as tricarboxylic acid cycle. Cyclic chain of reactions, बार बार वही रिएक्शन हो रहे हैं। रिएक्शन का डिटेल हमें यहां पर 10th ग्रेड में सिखाया गया नहीं है, ये आपको हायर ग्रेड्स में सिखाया जाएगा। अभी हमको सिर्फ यही जानना है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल कोएंजाइम में एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस उनके ऊपर होने चालू हो जाते हैं। साइक्लिक मतलब बारंबार वही चीज हो रहा है, साइकिल का पहिया कैसे बार बार घूमता रहता है, वैसे साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस हैपन ऑन देम। अभी ये रिएक्शंस क्या नाम दिया गया है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। This tricarboxylic acid cycle is operated on it in the mitochondria. Operated on what? Operated on the acetyl coenzyme A के दो molecules. Reaction होगा तो प्रोडक्ट निकलेगा। अभी क्या होता है देखो, the acetal part of acetyl coenzyme A, acetyl coenzyme A, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके दो टुकड़े हैं क्या? नहीं है, ये acetal part एक है, ये coenzyme A नाम का दूसरा पार्ट है, हाँ या ना? तो this acetyl कोएंजाइम ए, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, इस एसिटल कोएंजाइम ए के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है एसिटल। अभी इस एसिटल पार्ट का होता क्या है वो देखेंगे। द एसिटल पार्ट ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। दिस एसिटल पार्ट अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन हो जाएगा तो नया कुछ तो भी टूट फूट, एक बड़े दगड़ को तोड़ेंगे तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। उसी तरीके से दिस एसिटल पार्ट फ्रॉम एसिटल कोएंजाइम ए अंडरगोस व्हाट? अंडरगोस ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। उससे होता क्या है? थ्रू दिस साइक्लिकल प्रोसेस एंड मिलता क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1, वाटर नंबर 2, NaDH2 जो ऊपर भी मिला था यहां पर भी मिला है, इसी के साथ में नया एक और अंकल आ जाता है पिक्चर में, FADH2 आर डिराइव्ड। ये है हमारा TCA साइकिल। ध्यान से वापस से, एसिटल कोएंजाइम ए है हमारे पास, TCA साइकिल के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स एसिटल कोएंजाइम ए के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन इनके ऊपर ऑपरेट होने चालू हो जाते हैं। इस साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन में होता क्या है? ये जो हमारा एसिटल ग्रुप है एसिटल कोएंजाइम ए में से, तो जो एसिटल वाला पार्ट है इट अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद ये हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स देता है? ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये हमें वाटर देता है, वेस्ट प्रोडक्ट तो है, साथ में NaDH2 प्लस FADH2, ऐसे चार चीजें ये साइकिल के एंड में हमें मिलते हैं। क्या था साइकिल? फटाफट बिना देखे फिर से बोलेंगे। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल कोएंजाइम है, चलो साथ में रिवाइज करेंगे। ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें एसिटल कोएंजाइम ए मिला था साइटोप्लाज्म में। अभी वो दोनों मॉलिक्यूल्स एसिटल कोएंजाइम ए के आ गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के बाद साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस उनके ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, जिसका नाम है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस साइकिल में क्या होता है? जो एसिटल पार्ट है एसिटल कोएंजाइम ए का, that is completely oxidized and it gives us what? It gives us carbon dioxide, water, NaDH2 and FADH2। ये चार चीजें at the end of TCA cycle हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल जाती है। This is nothing but your TCA और your Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle। ये समझ में आया है सब लोगों को? दो पार्ट्स हो गए हैं, दो स्टेप्स हो गए हैं। ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लाइकोलिसिस में जो एसिटल कोएंजाइम ए मिला था वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, उसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, वहां से हमको NaDH2, FADH2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गए। अभी दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखेंगे, क्या क्या चीजें दोनों रिएक्शन के एंड में बची हुई है। ठीक है, वापस से हमारे कल वाले पार्ट पर जाएंगे। देखो,
एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल ये है, ये हमारा पार्ट 1 है। देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वो अभी मैं रब कर देता हूं। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अभी यहां पर ही मैं लिख देता हूं एट द एंड, रिवीजन है, आजू बाजू में लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ टीसीए साइकिल। एट द एंड ऑफ टीसीए साइकिल हमको क्या क्या मिला है, ठीक है, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट्स हमको कुछ तो भी देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? एनर्जी चाहिए अपने को। हम किधर आए हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन करना है भैया। कैसे? फूड आया है सर बॉडी में, सर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आया है, सर बॉडी को एनर्जी का जरूरत है, इसीलिए हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन का साइकिल इग्नाइट किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है प्रोसेस सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमारा एम क्या है? एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस वी वांट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलता है? याद आएगा, एनर्जी करेंसी क्या था? एटीपी था। एटीपी चाहिए मतलब एंड में हमको, ठीक है। 3 स्टेप्स थे जिसमें से 2 स्टेप हो गए ग्लाइकोलिसिस और टीसीए। ग्लाइकोलिसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, जिसके एंड में हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला, NADH2 मिला, पता नहीं कौन है, एटीपी मालूम है, एनर्जी करेंसी है, मतलब एनर्जी से कुछ लेना देना है, सिर्फ इतना मालूम है, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। वाटर मिला और CO2 मिला। सर ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये तो निकल जाएंगे बॉडी में से। अभी फिर आती है हमारी टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल के एंड में हमको क्या मिलता है? टीसीए साइकिल के एंड में एसिटाइल कोएंजाइम ए में से जो एसिटाइल पार्ट है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, हमको मिलता है CO2 वेस्ट प्रोडक्ट। वाटर निकल जाएगा, NADH2 पता नहीं कौन है, बार बार आ रहा है, और FADH2 कुठला तरी नवीन माणूस है रे बाबा, माहित नहीं कौन आहे। इन 2 साइकिल्स के एंड में हमारे पास बच जाते हैं केवल ये लोग, ध्यान से देखेंगे, NADH2 दोनों जगहों पर, FADH2 NADH2 का लगता है चाचा का बेटा लगता है, भाई भाई लग रहे, कुछ तो भी काका मौसी आत्या का लेना देना है, क्योंकि आडनाव सेम वाटतंय, ADH2 ADH2, फक्त N आणि F मध्ये फरक आहे, म्हणजे आडनाव तर सेम आहे, सेम कुटुंबाचे असणार बाबा, बरोबर आहे का नहीं? तो दोनों साइकिल के एंड में एसिटाइल कोएंजाइम है तो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया था, बचा क्या है? NADH2 FADH2 दोनों जगहों पर। फिर थोड़ा सा ATP मिला है, मतलब एनर्जी का थोड़ा सा काम हुआ है। फिर वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है, CO2 इधर भी है, CO2 यहां पर भी है, मतलब कच्चा कच्चा वेस्ट प्रोडक्ट के अलावा थोड़ा सा एनर्जी हम लोगों को मिला है, जो शायद आगे काम में आएगा, क्योंकि काम करना है ना, थर्ड स्टेप करना है ना, एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा। एटीपी थोड़ा सा मिला है, साथ में NADH2 और FADH2 नाम के भी 2 पर्सन टीम पिक्चर के अंदर आ चुके हैं। यहां पर हमारा टीसीए साइकिल समाप्त होता है। ये सारे आइटम टीसीए साइकिल के एंड में हमें मिल चुके हैं, ध्यान से इन लोगों को देखेंगे, ये सारे लोग टीसीए साइकिल के एंड में हमें मिले हुए हैं, राइट। 1 सेकंड के लिए फोकस करेंगे, ये लोग हमको मिल चुके हैं। अभी ये सब लोग आगे बढ़ने वाले, साइकिल के एंड में आने वाले, थर्ड पार्ट के अंदर आने वाले। एक हुआ ग्लाइकोलिसिस, दूसरा हुआ क्रेब्स साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, राइट, देख लिया। अभी बढ़ते आगे, जो हमारा थर्ड स्टेप है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, द लास्ट स्टेप इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अगेन हम लोगों को 10th ग्रेड में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं है, प्रोसेस पूरा डिटेल में हमें यहां पर समझाया हुआ नहीं है, बस रिएक्टेंट क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है और प्रोडक्ट बाहर क्या निकलता है, इतना ही बताया हुआ है। थर्ड स्टेप इन सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। NADH2 FADH2 मिला था, थोड़ा सा ATP जनरेट हुआ था, पानी था और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट था। अभी देखते हैं यहां पर आगे होता क्या है। वी आर स्टिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग इधर ही बैठे हैं। मॉलिक्यूल्स बोलते हैं बाबा हम यहाँ से वहां से यहाँ थक गए हैं, हम लोग यहीं पर काम खत्म करके जाएंगे। क्या होता है देखेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2, अभी ये जो 2 इंपॉर्टेंट अंकल अपने को मिले थे, इनका कुछ तो भी काम करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेसेस पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ऑल अबव प्रोसेसेस, ऊपर कौन से प्रोसेस हुए थे भैया? ऊपर एक ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ था, जहां पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिले थे, याद आ रहा है क्या? फिर ऊपर TCA साइकिल हुआ था, जहां पर हमें NADH2 भी मिला था, FADH2 भी मिला था, सॉरी। तो ये जितना भी मटेरियल NADH2 का और FADH2 का ऊपर वाले 2 स्टेप्स में तैयार हुआ था,
ये सब लोग कूद जाते हैं, ये सब लोग उड़ी मार लेते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। होता क्या है वो देखेंगे। ड्यू टू दिस NADH2 and FADH2, ये दोनों मानुस, ड्यू टू दिस 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2 molecule। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में NADH2 and FADH2 पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ तो भी रिएक्शन होता है एक NADH2 मॉलिक्यूल से, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, एक NADH2 मॉलिक्यूल हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है। 1 NADH2 molecule gives us 3 molecules of ATP। फटाफट साथ में बोलेंगे, बुक में लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। 1 NADH2 molecule gives us 3 ATP molecules। अगर हमारे पास 2 है तो 6 ATP आएंगे, अगर 3 है तो कितना आएंगे, 3 2 6 9 ATP molecules आएंगे। सॉरी, एक NADH2 molecule gives us 3 molecules of ATP। तो अगर हमारे पास 3 NADH2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इन ऑल हमें 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिल जाएंगे। जितने भी उधर ऊपर NADH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए थे, दे एंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हर NADH2 मॉलिक्यूल से हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं एंड हर एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं। सिंपल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में क्या हुआ, NADH2 एंड FADH2 जो ऊपर ग्लाइकोलिसिस में और TCA साइकिल में तैयार हुए थे, दे अंडरगो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन फ्रॉम एवरी NADH2 मॉलिक्यूल वी गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड फ्रॉम ईच FADH2 मॉलिक्यूल वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के एंड में हमें क्या मिल गया, हमें बहुत सारा ATP मिल गया, जिसको खोजते हुए हम लोग दूर निकल पड़े थे। ग्लाइकोलिसिस में घुसे, ग्लाइकोलिसिस से TCA में घुसे, TCA के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में घुसे। इसके एंड में हमें मिला ATP। Every NADH2 molecule gives us 3 ATP molecules and every FADH2 molecule gives us 2 ATP molecule. So at the end of electron transfer chain reaction, we have lots of ATP molecules. अभी ATP कौन है? अभी तक सर ने सिर्फ इतना बताया है कि it is the currency, it is the energy currency of the body। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अभी तक खत्म हुआ नहीं है। Besides ATP के अलावा इस रिएक्शन में और पैदा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में क्या हो रहा है, NADH2 and FADH2 molecules are undergoing electron transfer chain reaction. Every NADH2 molecule gives us 3 ATP molecules. Every FADH2 molecule gives us 2 ATP molecules, plus water is also formed in this reaction. Electron transfer chain reaction is operated in the mitochondria only। तो mitochondria के अंदर हमें बहुत सारे ATP molecules मिल गए क्या नहीं मिल गए, हो गया क्या नहीं हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी पावर हाउस, द पावर हाउस ऑफ द सेल, यस और नो। क्योंकि जो लास्ट स्टेप था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ, उसके एंड में NADH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स ने हमें कई सारे ATP मॉलिक्यूल्स दिए। ATP इज नथिंग बट एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। साथ ही में और कौन मिला, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स वर आल्सो फॉर्म्ड, राइट। तो इसका मतलब एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ध्यान से देखेंगे हम लोग, 3 स्टेप्स में था। ग्लाइकोलिसिस, फिर TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, यस और नो। ये 3 स्टेप्स थे क्या नहीं थे। सबसे पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में आता है, उसका स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होता है, जिसके वजह से फटाफट सिर्फ विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करेंगे तो रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना मेरी बात, ये बात मेरे सब्जेक्ट में याद रखना। अगर हम लोग विजुअलाइज करेंगे पढ़ाई करते वक्त, सुनते वक्त, खुद सेल्फ स्टडी करते वक्त, हमको ज्यादा रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट रट्टा मारने वाला नहीं है भैया। ग्लाइकोलिसिस साइकिल में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर्स द साइटोप्लाज्म। स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर 2 पायरुविक एसिड
दो वाटर, दो एटीपी, दो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। फिर ये जो दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है। अभी ये जो एसिटल कोएंजाइम ए है ये घुस जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड इट स्टार्ट्स अ साइक्लिकल चेन ऑफ रिएक्शन व्हिच इज द क्रेब्स साइकिल और द टीसीए साइकिल। एसिटल कोएंजाइम ए में से जो एसिटल पार्ट रहता है इट अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद इस एसिटल पार्ट में से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, NADH2 मिलता है और FADH2 भी मिलता है। ये था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टीसीए साइकिल, ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। अभी स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। ऊपर के दोनों प्रोसेसेस में हम लोगों ने देखा कि हमें NADH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स मिले थे। अभी ये NADH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल अंडरगो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। हर एक NADH2 मॉलिक्यूल से हमें 3 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, हर एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, प्लस साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है इन 3 स्टेप्स के बाद। बचता क्या है लास्ट में, ध्यान से देखेंगे। तीनों स्टेप्स के बाद एंड में ATP बचता है, प्लस वाटर बचता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ही बचता है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया था। पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड अपना एसिटल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया था। एसिटल कोएंजाइम ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन होके NADH2 एंड FADH2 में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया था। NADH2 और FADH2 से क्या मिला था, ATP मिला था। तो मतलब जंगल में सिर्फ 3 शेर रह गए थे 2 की जगह पर। ATP जो एनर्जी करेंसी है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट है। सिंपल, हियर वी कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर हमें ये 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं विच इज नथिंग बट द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब बॉडी ने एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, यस और नो? किसके मदद से कर रहा था? फूड एंड ऑक्सीजन। फूड कहां से आया? ग्लूकोज हमारा फूड था, कार्बोहाइड्रेट था, प्लस ऑक्सीजन हम लोगों ने बॉडी लेवल रेस्पिरेशन से इनहेल किया था। ऑक्सीडेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमको चाहिए था एनर्जी जो ATP के फॉर्म में मिल चुका था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पैदा हो चुका था। साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी हमें मिल गए हैं। सिंपल है। आई होप ये समझ में आया होगा। एकदम इजी है, बिल्कुल भी लर्न करने का, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। क्लासरूम के अंदर ही हम लोगों ने 2-2, 3-3 बार बोल के कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। 10 अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत थी, जो हमारा फूड था, कार्बोहाइड्रेट था, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। लिख लो अपने बुक के ऊपर, क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एक चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, जहां पर भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर भी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, वहां पर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सिंपल बात बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन। कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का तो ही जाकर बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सिंपल बात है। कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा अगर ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप, तीनों स्टेप्स में ग्लाइकोलिसिस, TC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, तो ही जाकर बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है, हमको बहुत सारा एनर्जी लगता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ही बहुत सारा एनर्जी पैदा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई भूलेगा नहीं। 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मिलता क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ व्हाट? अलॉन्ग विथ ATP, यानी कि हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, साथ ही में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दिस इज द एंड ऑफ एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग नोटबुक बंद टेक्स्ट बुक बंद करोगे, एक नोटबुक खोलोगे और स्टेप्स लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे, बस। पूरा पैराग्राफ रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, स्टेप्स पता रहेंगे, रिएक्शन कौन आदमी ने क्या दिया हमें स्टेप बाय स्टेप पता रहेगा, तो अपने लैंग्वेज में पॉइंट वाइज लिख के आओगे, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही में अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। आपको याद है 2 अंकल लोग मिले थे हमको, NADH2 और FADH2 कौन होते हैं आम्हाला माहित नहीं, आम्हाला काय लेना घेना, हमको तो ATP से मतलब है। दोनों भाइयों ने बेचारों ने ATP दिया ना, अपने जान का बाजी लगाकर एंड में ATP देकर गए, हमको लेना देना क्या है भैया, देकर गए तो नाम तो पता कर लो। यहां पर देखो NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, बस नाम याद कर लो, कौन है क्या है स्ट्रक्चर क्या है कोई लेना देना नहीं है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज योर NAD एंड FAD हमारा फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है, बोथ कोएंजाइम्स आर फॉर्म्ड इन द सेल्स एंड आर यूज्ड इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये हमको मालूम रहना चाहिए, बोथ कौन से कंपाउंड्स है, बोथ आर कोएंजाइम्स। कहां पर बने, सेल्स में बने, थोड़ा साइटोप्लाज्म में बने थे, थोड़े माइटोकॉन्ड्रिया में बने थे, कौन से प्रोसेस में बने थे याद रहना जरूरी है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बने थे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही तो पढ़ रहे हैं। यस, ये थे हमारे NAD एंड FAD। अभी इनसे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि इन लोगों ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिससे हमको मिला था ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये हम लोगों को मालूम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन एडेनिन, याद आ रहा है क्या, नाइट्रोजनस बेस, DNA वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये सब याद आ रहा है। तो उसमें से एक अंकल है एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस है। ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट रहेंगे और शुगर रहेगा। यहां पर देखो ATP, ध्यान से देखो, उसको बाद में रीड करेंगे, पहले यहां पर ATP का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, देखो यहां पर ध्यान से, दिस इज योर ATP, ये आपका ATP है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी से लबालब भरा हुआ मॉलिक्यूल है, बहुत सारी एनर्जी है इसके अंदर। पहले स्ट्रक्चर देख लो, ये आपका नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ये आपका पेंटोस शुगर, पेंटा 5 है क्या, देखो 1 2 3 4 5 पेंटागन, 5 पेंटोस शुगर प्लस ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, P ट्राइफॉस्फेट, तीनों फॉस्फेट एक दूसरे को मजबूती के जोड़ बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्या नहीं जुड़े हुए हैं। दिस इज नथिंग बट योर ATP मॉलिक्यूल, जहां पर एक नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, जहां पर पेंटोस शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है जो केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, जो एनर्जी से भरा हुआ है, जो एनर्जी से भरा हुआ है। अभी आगे देखेंगे होता क्या है। ये देखो, ये आपका ATP एनर्जी से भरा हुआ है, ये आपको मालूम रहेगा। आपके सेल फोन में ये साइन आता है कि नहीं आता है, ये साइन आता है तो मन गार्डन गार्डन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी से भरे हुए, हम मतलब हमारा फोन जो है वो एनर्जी से भरा हुआ है, फुल ऑफ एनर्जी है। अभी इसको कितना भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ऐसा सिग्नल वहां पर आता है क्या नहीं आता है। तो ये हमारा ATP मॉलिक्यूल है, तीनों फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, एनर्जी से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है, एनर्जी अभी तक दिया नहीं है। जैसे मम्मी की गुल्लक है, भरी हुई है पैसों से, अभी तक पैसे दिए नहीं है। देखो अभी होता क्या है। एडिनोसिन मम्मी को बोलना मत ऐसा, बोलेंगे क्या सर है यार तुम्हारे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय विच फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स। एनर्जी किधर भर के रखा हुआ है? फॉस्फेट्स ने एक दूसरे को बॉन्ड से जोड़ के रखा है कि नहीं? 3 फॉस्फेट्स ने, उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी का खजाना है। यहां पर दिया हुआ है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय विच द फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड
टू ईच अदर। यहां पर देखो मैंने पहले से ही मार्क करके रखे हुए थे, ये वो फेविकॉल का जोड़ है जिसने फॉस्फेट ग्रुप्स को जोड़ा हुआ है, और यही वो जोड़ है जिसके अंदर बहुत सारा एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है। ये हमारा मम्मी का गुल्लक है। ये जो बॉन्ड्स है ना, ये जो दोनों बॉन्ड्स है फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, ये गुल्लक है। इसके अंदर बहुत सारा पैसा, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रखी हुई है। अभी अगर पैसा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? गुल्लक तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं? सेम थिंग हैपन्स इन द बॉडी व्हेन वी रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी कहां था? एनर्जी बॉन्ड में था, एनर्जी बॉन्ड में था। बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी बाहर आएगा, गुल्लक टूटेगा तो बहुत सारे मम्मी के सेविंग के पैसे बाहर आएंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। ये देखो, ये आपका एटीपी था। इस एटीपी में तीनों फॉस्फेट ग्रुप्स यहां पर बॉन्ड से जुड़े हुए थे। इन बॉन्ड्स के अंदर थी बहुत सारी एनर्जी। व्हेन द बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, तो ये एक बॉन्ड देखो यहां पर टूट गया। यहां वाला बॉन्ड टूट गया क्या नहीं टूट गया? एक बॉन्ड टूटा क्या नहीं? एक बॉन्ड टूटा तो एनर्जी इज रिलीज्ड। और एनर्जी चाहिए, ये बॉन्ड तोड़ दो और एनर्जी निकलेगा। और एनर्जी चाहिए, दूसरा एटीपी लाओ, उसमें फॉस्फेट ग्रुप का बॉन्ड तोड़ दो, एनर्जी निकलेगा। यहां पर देखो बैटरी कम हो गया क्या नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी बाहर जा रही है, गुल्लक फूट रहा है तो पैसे बाहर जा रहे हैं। जैसा जैसा पैसा लगता जाएगा वैसे एक एक करके सारी गुल्लक तोड़ते जाएंगे। जैसे जैसे एनर्जी लगेगा वैसे वैसे फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच के बॉन्ड टूटते जाएंगे, एनर्जी बाहर आता जाएगा। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। उसने एनर्जी अपने पास स्टोर करके रखी हुई है। सिंपल, समझ में आया है? राइट, यही चीज यहां पर दी हुई है, यही चीज यहां पर इस पैराग्राफ के अंदर आपको दी हुई जो मैंने आपको बताया अबाउट एटीपी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट बॉक्स। इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लेक्चर। राइट, ये था अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर हमने ग्लूकोज को यूज किया था एज फूड मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। अभी एक चीज याद रखो, बॉडी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को नहीं पहचानती है, बॉडी तो फैट्स को भी पहचानती है, लिपिड्स को भी पहचानती है, प्रोटीन्स को भी पहचानती है। याद आ रहा है क्या? फर्स्ट डिस्कशन, वड़ा पाव, पिज्जा, पास्ता, आइसक्रीम, ये तुम्हारे फूड थे। बॉडी के फूड कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीजें थे बॉडी के फूड। हम लोगों ने एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स देखा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी थे, तुरंत एनर्जी देते थे। इसीलिए हम लोगों ने एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए कार्बोहाइड्रेट को एग्जांपल लेकर पूरा प्रोसेस समझा। बट कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द ओनली फूड मटेरियल, और भी फूड मटेरियल है। तो वो फूड मटेरियल भी एनर्जी देते होंगे क्या नहीं देते होंगे? तो वो कैसे देखते हैं, चलो यहां पर देखेंगे हम लोग। चलो ये वाले प्रोसेस पे आएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। हमने अभी तक देखा कार्बोहाइड्रेट कैसे एनर्जी देते हैं थ्रू सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का एग्जांपल लिया। ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपल। अभी आगे देखेंगे अगले दो चीजें। इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी, सर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम पड़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बॉडी में कम पड़ रहा है, बॉडी में जा रहा नहीं है, तो क्या करेंगे? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो ऑक्सीडाइज किसको करेंगे? ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे तो एनर्जी कहां से आएगा? तो बॉडी के पास प्लान बी, सी, डी, बहुत सारी सेविंग रहती है। सबसे पहले लड़ाई करने के लिए, भिड़ने के लिए, एनर्जी देने के लिए, जान की आहुति लगाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। लेकिन अगर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट कम है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बॉडी में नहीं गया है, तो फिर बाकी के सोल्जर भी आगे मैदान में आना चालू करते हैं। वो देखेंगे कौन है। चलो फटाफट 2 मिनट के अंदर ये पैराग्राफ खत्म करेंगे हम लोग। If there is insufficient amount of carbohydrates in the body due to exceptional conditions like fasting and hunger, खाना खाया नहीं है, फास्टिंग कर रहे, उपास कर रहे हैं, रोजा रखा हुआ है या डाइटिंग पे है कुछ कुछ लोग मेरे जैसे, तब कार्बोहाइड्रेट्स की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है।
तब होता क्या है, देन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है बॉडी में तब लिपिड्स आ जाते हैं अपनी जान की बाजी लगाने के लिए, प्रोटीन्स आ जाते हैं अपने आप की ये देने के लिए, क्या बोलते हैं, बलिदान देने के लिए। क्योंकि क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है। ग्लूकोज ग्लूकोज रह जाएगा क्या, नहीं, ग्लूकोज तो टूट फूट के एटीपी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो अभी ग्लूकोज कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गया, तो आते हैं लिपिड्स, आते हैं प्रोटीन्स। किस काम के लिए आते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आते हैं। एट द एंड सबका काम क्या है, एट द एंड सबका काम है एनर्जी प्रोडक्शन। होता कैसे देखो, इन केस ऑफ लिपिड साइकिल वही है, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, साइकिल वही है। देखो यहां पर होता क्या है, इन केस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। लिपिड्स काय में कन्वर्ट हुए, फैटी एसिड्स में। लिपिड्स काय में कन्वर्ट हुए, फैटी एसिड्स में। लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। इन द केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। ये पहला खिलाड़ी। दूसरा खिलाड़ी कौन आया था, प्रोटीन्स आया था। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। याद है क्या, 9वीं कक्षा में बताया था, अमीनो एसिड ब्रिक्स है, ब्रिक्स जुड़ जुड़ के बड़ी दीवार बन जाती है जिसका नाम है प्रोटीन। तो जब दीवार टूटेगी तो ब्रिक्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, सिंपल बात है। तो यही बोल रहे हैं ये लोग भी, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। अगर कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में कमी है तो लिपिड्स और प्रोटीन्स यूज होते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या हुआ था, याद है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स वर कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। यस और नो, फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस का, जहां पर ग्लूकोज वॉज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड सबसे पहले, हाई है ना। फिर पायरुविक एसिड से कौन मिला था हमको, पायरुविक एसिड से एसिटल कोएंजाइम ए मिला था क्या नहीं मिला था, यस और नो। ये था हमारा ग्लूकोज वाला, ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वाला। अभी हमारे पास लिपिड्स है जहां से हमें फैटी एसिड्स मिले, अभी हमारे पास प्रोटीन्स है जहां से हमें अमीनो एसिड्स मिले। अभी ये जो फैटी एसिड्स है या अमीनो एसिड्स है, बोथ ऑफ देम आर कन्वर्टेड इनटू एसिटल कोएंजाइम ए। अगर लिपिड्स आया है तो फैटी एसिड्स बनेगा, फैटी एसिड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटल कोएंजाइम ए। अगर प्रोटीन्स आया है तो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोटीन्स, और अमीनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एसिटल कोएंजाइम ए। एट द एंड प्रोडक्ट तो वही आया क्या नहीं आया, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से एसिटल कोएंजाइम ए, लिपिड से हमारे क्या बोलते हैं फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड से एसिटल कोएंजाइम ए, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से भी एसिटल कोएंजाइम ए। एट द एंड हमें लिपिड्स हो या प्रोटीन्स हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो, हमें मिलता है एसिटल कोएंजाइम ए। एसिटल कोएंजाइम ए का हमने ऊपर क्या किया था भैया, हम लोगों ने उसके ऊपर क्रेब्स साइकिल चलाया था क्या नहीं चलाया था, यस और नो। एसिटल कोएंजाइम ए को ऊपर क्रेब्स साइकिल में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, साइक्लिकल रिएक्शन के अंदर झोंक दिया था माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके एंड में हमें एटीपी यानी कि एनर्जी मिला था क्या नहीं मिला था। सेम चीज यहां पर भी होने वाला है, क्योंकि यहां पर भी हमें कौन मिला है, एसिटल कोएंजाइम ए। सिंपल बात है, देखो यहां पर फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटल कोएंजाइम ए, जस्ट एज इन द केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल। एसिटल कोएंजाइम ए मिल गया। नाउ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए। याद है क्या, ऊपर मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा था कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स अस लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो यहां पर भी लिपिड्स हो या प्रोटीन्स हो, हमें एसिटल कोएंजाइम ए मिला है। एसिटल कोएंजाइम ए विल ऑलवेज अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द क्रेब्स साइकिल एंड विल रिलीज लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो प्रोसेस एंड में सेम ही हुआ क्या नहीं हुआ, स्टार्ट भले ही कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो या प्रोटीन्स हो, हमें तीनों के एंड में मिलता है एसिटल कोएंजाइम ए। एसिटल कोएंजाइम ए अंडरगोस क्रेब्स साइकिल and releases lots of energy.
सिंपल है, यहां पर हमारा सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होता है। समझ में आया है? क्विक रिवीजन करेंगे इसका। ये वाला हिस्सा समझ में आया है कि जब इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट से बॉडी में इन केस ऑफ फास्टिंग और इन केस ऑफ हंगर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स यूज करती है बॉडी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। फटाफट वापस से, लिपिड्स काय में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स में। प्रोटीन्स काय में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड्स में। अभी फैटी एसिड्स हो या अमीनो एसिड्स हो, दोनों कन्वर्ट होते हैं इनटू एसिटल कोएंजाइम ए। एक बार एसिटल कोएंजाइम ए हमें मिल गया तो फिर से हम लोग उसका क्रेब्स साइकिल करा देंगे। क्रेब्स साइकिल कराने के बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिटल कोएंजाइम ए का एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। हमें क्या मतलब था? हमें एटीपी से मतलब था। भले वो एटीपी ग्लूकोज दे, प्रोटीन दे, अमीनो एसिड दे, लिपिड्स दे या कोई और दे, हमें मतलब था एटीपी से। दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लेकिन कौन से तरीके से? एरोबिक तरीके से, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भूलना नहीं है, सिंपल है। समझ गया सब लोगों को? यस यस। ये था हमारा एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये कुछ साइंटिस्ट है, ये हमारे क्रेब्स अंकल है। क्रेब्स अंकल ने हम लोगों को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बताया कि नहीं बताया? इसीलिए दैट क्रेब्स साइकिल मतलब इसीलिए जो हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रेब्स साइकिल। यस। एंड दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस को भी एक और नाम दिया गया है। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी, तीन साइंटिस्ट अंकल लोग थे, एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। इन तीनों के नाम पर ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, इट इज नेम्ड एज ईएमपी पाथवे। एंड ये क्रेब अंकल जो है, पहले स्मार्ट साइंटिस्ट, हमको नहीं क्या चेहरे से दिखे, जिनके ज्यादा लंबे लंबे बाल नहीं है, बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं है, स्मार्ट है एकदम, हेयर कट वगैरह करके है। तो ये टीसीए साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन हमें बॉडी में कैसे हो रहा था वो समझ में आया है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलो फटाफट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, इस टेबल को हम लोग 3 स्टार करेंगे। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये कंप्लीट द टेबल में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दिस टेबल वी आर गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग वी हैव डन टिल टुडे। एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन पूरा का पूरा हम लोग इस टेबल में अभी 1 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले टाइप एग्जाम में क्या आएगा, ये टेबल आएगा। जैसे अभी यहां पर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैंक हो, ये ब्लैंक हो, ये ब्लैंक हो सकता है ये ब्लैंक हो, कुछ ना कुछ 5-6 चीजें इसके अंदर ब्लैंक छोड़ी जाएगी और आपको टेबल को कन्वर्ट करना, कंप्लीट करना होगा। राइट, तो हमको टेबल रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, हम लोग ने प्रोसेस समझा हुआ है, उस प्रोसेस को ही हमने टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है। वो इंग्लिश में सिखाया था मैंने, वर्बल टू नॉन वर्बल, याद आ रहा है क्या? टेक्स्ट रहता है, पैराग्राफ रहता है, उसको हमको पाई डायग्राम में, ग्राफ में, चार्ट में, टेबल में, ट्री डायग्राम में कन्वर्ट करना है। सेम चीज यहां पे की हुई है। अगर हमको पैराग्राफ मालूम था, स्टोरी मालूम था, तो ये तो चिल्लर काम है, इसलिए घबराने का नहीं है। ध्यान से देखो यहां पे प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, भूलना नहीं है। सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन हो रहा क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ व्हाट? ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फैट्स क्यों बोला है? क्योंकि लिपिड्स गिव्स अस फैट्स। ये देखो, लिपिड से फैटी एसिड्स आए कि नहीं आए? तो ऐसा चिंता करने का बात नहीं है, सेम चीज है। ध्यान से यहां पर देखो, सबसे पहले कौन उतरा था अपनी जान की बाजी लगाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट उतरा था कि नहीं? तो देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ने हमें क्या दिया? कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस साइकिल चालू हुआ क्या नहीं हुआ? द फर्स्ट स्टेप वाज ग्लाइकोलिसिस। यस, तो हमारा पहला स्टेप हुआ ग्लाइकोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलिसिस हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेप बाय स्टेप हुआ, मिला कौन? पायरूविक एसिड मिला। यस और नो, सिर्फ ये वाले बॉक्स के ऊपर ध्यान देंगे, ये वाली लाइन के कॉलम के ऊपर ध्यान देंगे। कार्बोहाइड्रेट था, ग्लाइकोलिसिस हुआ, मिला हमें पायरूविक एसिड। पायरूविक एसिड वाज देन कन्वर्टेड इनटू एसिटल कोएंजाइम ए। तो ये अगला खिलाड़ी आ गया, कन्वर्टेड। याद आ रहा है क्या? साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलिसिस का सेकंड पार्ट, पायरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिले थे, वो दोनों कन्वर्ट हो गए थे इनटू एसिटल कोएंजाइम ए, प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला था। यस, अभी
एसिटल को एंजाइम ए का होता क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। याद आ रहा है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कौन से रिएक्शन से? क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल। सिंपल बात है क्या नहीं? इस साइकिल के एंड में मिलता कौन है भैया? लॉट्स ऑफ एनर्जी, फिर साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो इस पूरे प्रोसेस के एंड में कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ और बहुत सारा एनर्जी मिला क्या नहीं मिला? यस और नो? सिंपल बात है क्या नहीं है? शुरुआत कौन सा मॉलिक्यूल था? ग्लूकोज था। अगर अभी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम पड़ जाता है तो हम लोग जाते हैं लिपिड्स के पास या प्रोटीन्स के पास। लिपिड्स और प्रोटीन्स बोलेंगे कोई बात नहीं भैया, आप नहीं है तो बॉडी को एनर्जी हम लाके देंगे। लिपिड्स काय में कन्वर्ट होते हैं? लिपिड्स कन्वर्ट होते हैं इनटू फैटी एसिड्स। यस और नो? याद आ रहा है क्या? लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। अगर प्रोटीन आया तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमीनो एसिड्स। लिपिड्स फैटी एसिड्स देते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स देते हैं। सिंपल, इतना ही याद रखने का है। अभी ये जो हमें फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स मिले, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये दोनों डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं इनटू एसिटल कोएंजाइम ए। याद है क्या? ये देखो इधर लिखा हुआ है मैंने, ये देखो ये दोनों कन्वर्ट होते हैं इनटू एसिटल कोएंजाइम ए। देखो एरो भी बना के रखा हुआ है। लिपिड्स फैटी एसिड्स, अब प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स हो या अमीनो एसिड्स हो, दोनों ही एंड में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एसिटल कोएंजाइम ए। अब एसिटल कोएंजाइम ए क्या करता है? कुएं में उड़ी मार लेता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद होता क्या है? आखिरी में बचता कुछ नहीं है भैया, सिर्फ एनर्जी निकलती है और पानी निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की हवा निकल जाती है। सिंपल बात है, रिएक्शन खत्म हो गया है। ये एकदम सिंपल टेबल है। स्टूडेंट्स लूज आउट ऑन लॉट्स ऑफ मार्क्स इन दिस टेबल विदाउट एनी रीजन। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, राइट? कहीं पर भी ब्लैंक हो जाए, इस टेबल के अंदर ब्लैंक आ जाए, हमको साइकिल याद है, बस प्रोडक्ट लिखना है, राइट? इसको याद कर, इसको देखकर हम लोग पूरा का पूरा दो पेजेस हमने पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग 2 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं। इफ यू आर एबल टू ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक, इट इज रिविजन, जिसको मैं बोलता हूं स्मार्ट नोट्स। यू नीड नॉट राइट डाउन ऑल द एंटायर पैराग्राफ, एंटायर 2 पेजेस, बस इतना लिख दिया तो ये पढ़ के भी हम लोग एग्जाम के टाइम पे रिविजन कर सकते हैं, राइट? यू नीड टू बी स्मार्ट। हम लोग एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? यहां पर हमारा एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है। नाउ नॉट ऑल आवर ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऐसे लोगों को हम लोग एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं क्या नहीं बोलते? अभी एनएरोबिक है, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन एनर्जी तो लगता है कि नहीं लगता है? सिंपल बात है कि नहीं? ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन काम तो बॉडी कर रही है। सिंपल बात है, ऐसा तो ना कि सिर्फ सांस लेने का काम ही जिंदगी है, वो तो है ही जिंदगी, लेकिन अंदर काम चलता रहता है ना दूसरा भी। तो ऑक्सीजन बॉडी इनहेल नहीं कर रही है, एनारोबिक है, लेकिन फिर भी एनर्जी प्रोडक्शन तो चाहिए। तो यहां पर आ जाता है सेकेंड प्रोसेस, एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू व्हाट? थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होगा? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा, जिनका एग्जाम्पल हमको लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में। एक बात मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बुक में ऊपर लिखने के लिए भी बोला था, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन लिख देता हूं यहां पर, आप भी मेरे साथ लिख सकते हो। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, सॉरी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा फर्स्ट चीज है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जब भी ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, जब भी प्रोसेस कंप्लीट होता है, बहुत सारा एनर्जी बनता है। वहीं पर अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, कहीं पर भी जिंदगी में हमेशा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा।
कभी भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है। अगर हमारा प्रोसेस ही इनकम्प्लीट है तो एनर्जी पूरा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। Anaerobic respiration results in lesser amount of energy as compared to aerobic respiration। ये चीज आपके किताब में ऊपर लिख लीजिए कहीं तो भी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस काइंड ऑफ नोट्स, क्योंकि ये डायरेक्टली कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है, कहीं पर भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑलवेज लॉट्स ऑफ एनर्जी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो पूरा का पूरा जलने वाला नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत रहती है जलाने में। याद आ रहा है क्या ये चीज? यस, इट इज रिक्वायर्ड इन कंप्लीट कंबशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जरूरत है तो एनर्जी वहां पर क्या होता है? कम अमाउंट में जनरेट होता है क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अभी हम लोग जाएंगे हमारे टेक्स्ट के पास। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी प्रोडक्ट एनाएरोबिकली होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली होने वाला है। फटाफट 2 मिनट के अंदर इसको खत्म करेंगे। चलो, सम ऑर्गेनिजम्स कैनॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भैया, जिंदगी के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अगर जीना है तो ऑक्सीजन ना ही पाई रे बाबा। एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स एग्जांपल मेनी बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, लेकिन एनर्जी का जरूरत है। Such living organisms have to perform anaerobic respiration for the production of energy। anaerobic respiration इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। करते क्या है देखो, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर द 2 स्टेप्स ऑफ anaerobic respiration। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे। anaerobic respiration के 2 स्टेप्स है। क्या क्या? एक है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है फर्मेंटेशन। एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन के 3 थे। ग्लाइकोलिसिस सेम टू सेम, उधर भी इधर भी। उधर फिर टीसीए था, क्रेब्स साइकिल था, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन था। यहां पर 2 ही स्टेप्स है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम बैक्टीरिया में होता है, 2 ही स्टेप्स है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है फर्मेंटेशन। सिंपल है। ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा था, याद आ रहा है क्या? सेम चीज यहां पर होने वाला है, लेकिन ये एनाएरोबिक है, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है। ध्यान से देखेंगे। सॉरी, glucose is incompletely oxidized। Glucose is incompletely oxidized in the step number 1, glycolysis। Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration। anaerobic respiration में मैंने पहले ही कहा था कि incomplete oxidation है। काय का? incomplete oxidation of glucose है। ग्लूकोज कंसिडर कर रहे थे हम लोग, वहां पर भी पहला सिंपलेस्ट जो है हमने ग्लूकोज कंसीडर किया था। क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, विल रिजल्ट इन लिटिल अमाउंट, लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। पायरुविक एसिड, ध्यान से, अभी फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस। वहां पर भी ग्लाइकोलिसिस से, ग्लूकोज से हमको पायरुविक एसिड मिल रहा था। यहां पर भी प्रोसेस तो ग्लाइकोलिसिस ही है, यहां पर भी तो ग्लूकोज ही है फूड मटेरियल। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जाता है तो ऊपर भी पायरुविक एसिड दे रहा था, यहां पर भी पायरुविक एसिड ही देने वाला है। यस और नो? तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में हो या एनाएरोबिक में हो, ग्लूकोज वहां पर कन्वर्ट होने वाला है इन पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस में हु इज प्रोड्यूस, व्हाट इज प्रोड्यूस, सॉरी, पायरुविक एसिड। अभी इस पायरुविक एसिड का होता क्या है देखेंगे। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड थ्रू ग्लाइकोलिसिस, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है एनाएरोबिक का, this pyruvic acid is converted into other organic acids or alcohol with the help of some enzymes in this process। पढ़ लेता हूं पहले। this is called as fermentation। ध्यान से बात को समझो, अभी यहां पर बताता हूं, यहां समझ में आएगा। सबसे पहले मेरा एनाएरोबिक, सॉरी एन लिखना है, यह है मेरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobic respiration happens in 2 steps। पहला आता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा आता है फर्मेंटेशन। यह सिंपल है। अभी ऊपर भी ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, जहां पर ग्लूकोज
कन्वर्ट हो रहा था इनटू पायरुविक एसिड। तो यहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में सेम चीज हुआ, यहां पर भी दिस ग्लाइकोलिसिस साइकिल में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अभी ये जो पायरुविक एसिड हमको मिला, उस पायरुविक एसिड का होता है फर्मेंटेशन। इस पायरुविक एसिड का होता है फर्मेंटेशन, किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, ये पायरुविक एसिड जो हमें ग्लाइकोलिसिस में मिला, ये सेकेंड स्टेप पे जाता है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। एंड दिस पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल प्लस अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। यहां पर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है, यहां पर हमारा ये एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। दो स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस हमेशा ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, जहां पर ग्लूकोज हमेशा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में जाता है, सेकेंड स्टेप पे जाता है, जहां पर दिस पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स is incompletely oxidized, is converted into alcohol and other organic acids. This is nothing but the process of fermentation. Simple. हमारा यहां पर जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये पायरुविक एसिड का प्रोडक्शन होता है, यहां पर लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ऊपर भी याद रहेगा, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एटीपी मिला था क्या नहीं मिला था? यस और नो, लेकिन वहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन था, यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, यहां पर लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलता है। दिस इज नथिंग बट एन एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फिनिश, खत्म, टॉपिक क्लोज हो गया भैया। देखो यहां पर वापस से ये लास्ट लाइन जो मैंने आप लोग को यहां पर लिख कर दी वो पढ़ाऊंगा। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस, स्टेप 1, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइकोलिसिस से, इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल, किसकी मदद से? सम एंजाइम्स की मदद से। कहां पर? इस प्रोसेस में जिसका नाम फर्मेंटेशन है। सिंपल, यहां पर हमारा सेल्यूलर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है। अभी हमने देखा ये जनरली होता है इन मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। समटाइम्स higher animals and plants also perform anaerobic respiration. Some higher plants, animals as well as human beings, आप और मैं भी बहुत बार anaerobic respiration perform करते हैं in the presence of lesser amount of oxygen, मतलब जहां पर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जहां पर बॉडी में ऑक्सीजन कम पड़ता है तो बॉडी जाती है प्लान बी के ऊपर। ध्यान से बात को समझो, हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, हमको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन कभी कभी, ध्यान से बात को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मैं पढ़ाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट गिव रीजन, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमको समझ में आ गया, क्या था? दो स्टेप्स थे, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन। क्या होता था? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता था। कैसे होता था? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता था। क्या मिलता था? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता था। अभी ये एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो गया। अभी some aerobic organisms like higher plants, animals, human beings sometimes in the depleted environment of oxygen undergo anaerobic respiration. Human beings कभी कभी एनर्जी प्रोडक्शन करते हुए बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है। अभी ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, एनर्जी बहुत सारी चाहिए, तो क्या करेंगे? प्रकृति ने बहुत मस्त बनाया हुआ हम लोगों को, प्रकृति तुरंत हमें प्लान बी पर लेकर जाता है। ऑक्सीजन नहीं है, कोई बात नहीं, एनर्जी तो लगेगा भैया, ऑक्सीजन के बिना चल जाएगा, एनर्जी के बिना चलने वाला नहीं है। तुरंत हमें प्लान बी, मोड नंबर 2, एनाएरोबिक मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा। बहुत टेम्परेरी रहता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। एनाएरोबिक है इसलिए एनर्जी भी बहुत कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बॉडी को बचाने जरूर आ जाता है। ध्यान से वापस कह रहा हूं, बॉडी को पूरा टाइम, हम लोग एरोबिक है, हमें एनर्जी प्रोडक्शन पूरा टाइम चाहिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पूरा टाइम ऑक्सीजन अंदर लेना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारी एनर्जी लगती है, जैसे भाग रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर हमेशा बॉडी को लॉट्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सिंपल बात है।
अभी एनर्जी बहुत बना रहे, पंप कर रहे, फटाफट फटाफट एनर्जी बना रहे हैं, एनर्जी खत्म कर रहे, बना रहे खत्म कर रहे, बना रहे खत्म कर रहे। एनर्जी बनाने के लिए पूरा टाइम ऑक्सीजन अंदर चाहिए, कभी कभी ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत सारी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं है। बॉडी बोलता है ऑक्सीजन असू दे, Q1 असू दे, एनर्जी बनाओ। प्लान बी पर आ जाती है बॉडी, विच इज नथिंग बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, टेम्पररी है, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सिंपल, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ध्यान से अभी देखो, अभी होता क्या है, स्पेशली इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, in the case of human beings, when we are doing physical activity, when we are doing lots of physical activity, yahan par lots of oxygen gets into the body, right? This oxygen is utilized for what? Is utilized for energy. E likhta hu abhi, yahan kya is utilized for energy production. अभी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त lots of E is required. यस और नो? तो ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़नी चालू हो जाती है। लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़नी चालू हो जाती है। बॉडी क्या करती है? बॉडी तुरंत एनएरोबिक मोड पे जाती है, बॉडी तुरंत एनएरोबिक मोड पर चली जाती है, जहां पर इन डिप्लीटेड एनवायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस होनी चालू होती है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एनएरोबिकली। ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है? फॉर एग्जांपल हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो हमारे लेग्स को बहुत सारी एनर्जी लग रही है, हमारे लेग्स में ऑक्सीजन जा रहा है, नाक के थ्रू, ब्लड के थ्रू लेग्स तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, लेकिन काम बहुत ज्यादा हो रहा है। जितना ऑक्सीजन जा रहा है उतना ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हमारे लेग्स क्या करते हैं? प्लान बी के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर हमारे जो उस लेग्स के जो मसल्स है वो मसल्स एनएरोबिक मोड पर चले जाते हैं। ये मसल्स जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं एनएरोबिक मोड से, एनएरोबिक मोड से एनर्जी प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। ये प्लान बी है, ये टेम्पररी है, यहां पर लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो रहा नहीं है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन थोड़ा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है विच इज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। थोड़ी एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, इन डिप्लीटेड ऑक्सीजन एनवायरमेंट एनर्जी मिलता है, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है उन मसल्स के अंदर। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का ह्यूमन मसल्स के अंदर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि एनर्जी तो बनता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? ये लैक्टिक एसिड बॉडी को स्टिफ करता है, ये लैक्टिक एसिड बॉडी को थका देता है, ये लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर क्रैम्प्स लेकर आ जाता है। आप बहुत ज्यादा भागोगे, बहुत ज्यादा उठक बैठक करोगे, हाथ खड़ा करोगे, काम करोगे तो थोड़ी देर के बाद अकड़न हो जाती है, थोड़ी देर के बाद बॉडी में यहां पर पैरों में क्रैम्प्स आने चालू हो जाते हैं। व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि बहुत एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि बहुत एनर्जी स्पेंड हो रही है। जितनी स्पेंड हो रही है और ले रही है, स्पेंड हो रही है और बना रही है। बनाने के लिए कौन चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए था। ऑक्सीजन यूज, ऑक्सीजन इनटेक जो है वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है, कर रहे हैं, सांस ले रहे, ऑक्सीजन अंदर, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो बॉडी क्या करती है? प्लान बी पर जाती है। वो वाला मसल ग्रुप जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना चालू करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना चालू करता है, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है, क्योंकि एनएरोबिक में हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बॉडी में, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन भी होना चालू हो जाता है उस एरिया में। वो एरिया, वो लोकल एरिया, वो मसल्स, वहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना चालू होता है। लैक्टिक एसिड स्टिफनेस बढ़ाता है, थकान बढ़ाता है, क्रैम्प्स की कंडीशन लेकर आ जाता है बॉडी के अंदर। सिंपल है, गिव रीजन एग्जाम में आ सकता है, राइट? आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड दिस इज द ओनली रीजन फिर हम लोग ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी वगैरह पीते हैं, क्योंकि हम लोग कार्ब्स दे रहे हैं बॉडी को। कार्ब्स फिर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। ऐसे कई सारे रीजन हैं, लेकिन क्रैम्प्स आने का लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। लैक्टिक एसिड का आला कारण एनएरोबिक मोड वर बॉडी गेली होती,
Why did body go on anaerobic mode? Because ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो गया था, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा जरूरी था, ज्यादा रिक्वायर्ड था, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रहा था। बॉडी बोली चल ये तो चलने दे, साथ में तू बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी बना। एनर्जी बनी, थोड़ी बनी, साथ में बहुत सारा लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो गया, विच रिजल्टेड इन क्रैम्प्स, स्टिफनेस एंड मोर थर्स्ट बढ़ जाता है, वीकनेस बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, हम लोग स्टिफ हो जाते हैं, बहुत सारा क्रैम्प आ जाता है। आप लोगों ने कभी फुटबॉल या बास्केटबॉल खेला होगा, क्योंकि इनमें कांस्टेंट रनिंग लगती है, तो यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस, राइट। विद दिस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये देखो, ये लास्ट लाइन था, ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से, एंड लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट्स बिकॉज ऑफ विच वी फील टायर्ड, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट गिव रीजन भी एग्जाम में आ सकता है, राइट। यहां पर हमारा रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सब लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, मोर इंपॉर्टेंटली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एंड आई एम डैम श्योर जिन जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नॉन स्टॉप देखा हुआ है उन लोगों को पूरा ग्लाइकोलिसिस लर्न हो गया है, टीसीए क्रेब्स साइकिल लर्न हो गया है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी लर्न हो गया है, साथ ही साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लाइक बैक्टीरिया में होता है, वो भी लर्न हो गया है। क्या डिफरेंस था? एरोबिक में 3 स्टेप्स थे, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। एनएरोबिक में 2 ही स्टेप्स थे, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस में जो हमारा ग्लूकोज था वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था, पायरुविक एसिड बन रहा था। पायरुविक एसिड जो है वो फर्मेंटेशन में चला जाता है, एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। सिंपल है। कभी कभी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन डिप्लीटेड एनवायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर होता क्या है, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन भी बॉडी में होना चालू हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड। यस, वी विल स्टॉप दिस सेशन ओवर हियर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर नंबर 3 इन दिस सीरीज। हमारा साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे। कल का जो पोर्शन रहेगा वहां पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर और फाइबर, ये 6 चीजों को, बस ये 6 क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। इन 6 चीजों को देखेंगे कल के सेशन में, at the same time, at the same place. This is Professor Karan Agarwal signing off. Thank you so much.